तो आज का नया टॉपिक है प्रतियोगिता दर्पण अप्रैल 2026। जो लोग को पीडीएफ लेना है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में वहाँ पे जाके इस प्रतियोगिता दर्पण की पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं और सब्सक्राइब भी कर देंगे। तो चलिए, अभी जो राष्ट्रीय घटनाक्रम में पहला पॉइंट जो दिया गया है, इसमें पहला पॉइंट में कहा गया है क्या कि सभी राष्ट्रीय कार्यक्रमों में राष्ट्रगीत को अनिवार्य कर दिया गया है। तो सभी राष्ट्रीय कार्यक्रम भी जितना भी है उसमें राष्ट्रगीत को गाना अनिवार्य कर दिया गया है। तो राष्ट्रगीत के सभी 6 छंद को गाना अनिवार्य कर दिया गया है। तो राष्ट्रगीत के कितने छंद को गाना अनिवार्य कर दिया है? तो 6 छंद को। तो इसमें जो है ना 6 छंद को गाने में जो समय लगेगा वो 3 मिनट, यहाँ मिस्टेक है, लिख लीजिएगा, 3 मिनट 10 सेकेंड का समय लगेगा। 6 छंद को गाने में कितना समय लगेगा? तो 3 मिनट 10 सेकेंड का समय लगेगा। तो यहाँ पे देखिए क्वेश्चन है कि राष्ट्रगीत की रचना जो किया गया है बंकिम चंद्र चटर्जी के द्वारा किया गया है। तो राष्ट्रगीत की रचना किसके द्वारा किया गया है? तो बंकिम चंद्र चटर्जी के द्वारा किया गया है। तो यहाँ पे सभी राष्ट्रीय कार्यक्रमों में राष्ट्रगीत को गाना अनिवार्य कर दिया गया है। इसमें कितने छंद को गाना अनिवार्य कर दिया गया है? तो 6 छंदों को गाना अनिवार्य कर दिया गया है। कुल कितना समय लगेगा? तो इसमें 3 मिनट और 10 सेकेंड का समय लगेगा। उसके बाद यहाँ पे जो है कि राष्ट्रगीत के दर्जा इसको कब दिया गया है? तो 24 जनवरी 1950 को वंदे मातरम को राष्ट्रगीत की दर्जा दिया गया है। तो वंदे मातरम की रचना कौन किए हैं? तो बंकिम चंद्र चटर्जी के द्वारा किया गया है। तो इनको लिख दिया गया। अभी जो करंट में जो क्वेश्चन इसमें पूछा जाएगा कि सभी राष्ट्रीय कार्यक्रमों में राष्ट्रगीत को गाना अनिवार्य कर दिया गया है, तो इसमें कितने छंदों को शामिल किया गया है? तो 6 छंदों को शामिल किया गया है। और जिसमें कितना समय लगेगा? तो 3 मिनट 10 सेकेंड का समय लगेगा। तो ये अभी इम्पॉर्टेंट है, एग्जाम की दृष्टि से इसको ध्यान दीजिएगा। अब आगे देखते हैं इसके आगे जो दिया गया है वंदे मातरम के बारे में, कि वंदे मातरम के बारे में जो दिया गया है इसमें कहा गया है क्या, वंदे मातरम की रचना जो है बंकिम चंद्र चटर्जी के द्वारा 1875 में किया गया है। तो 7 नवंबर 1875 में किया गया है। पहली बार इसका जो प्रयोग किया गया है वो बंग दर्शन में 1875 में प्रकाशित हुआ था। तो ये बंग दर्शन में 1875 में प्रकाशित हुआ था और 1882 ईस्वी में अनंत मठ में प्रकाशित हुआ था। उसके बाद जो है कि 1896 ईस्वी में कलकत्ता अधिवेशन, कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में नवीन्द्रनाथ टैगोर के द्वारा गाया गया है। तो 1896 ईस्वी में पहली बार जो है कि कांग्रेस अधिवेशन में, कोलकाता के कांग्रेस अधिवेशन में रवींद्रनाथ टैगोर के द्वारा जो है राष्ट्रीय गीत को गाया गया था, वंदे मातरम को गाया गया। तो और इसकी रचना जो हुई थी उसका 150 वर्ष पूरे हुए। कब 150 वर्ष पूरे हुए हैं? तो 2025 में इसका जो है 150 वर्ष पूरे हुए हैं। इसी के उपलक्ष्य में बहुत सारा कार्यक्रम में भी किया गया था। अब आगे देखिए, यहाँ पे दिया गया है, आगे जब पॉइंट दिया गया है कि मणिपुर के नए मुख्यमंत्री वाई खेमचंद सिंह बने। तो मणिपुर के मुख्यमंत्री कौन बने हैं? तो वाई खेमचंद सिंह बने हैं, जिसका सरकार की गठन कब किया गया है? 4 फरवरी 2026 में किया गया है। लेकिन विधानसभा का निलंबन जो हुआ था, राष्ट्रपति शासन कब लगा था? तो 13 फरवरी 2025 को मणिपुर में राष्ट्रपति शासन लगा था। उसके बाद जो है नए सरकार की घोषणा कब की गई है? तो 4 फरवरी 2026 को किया गया है, जिसमें कुल सदस्यों की संख्या कितना है? तो 60। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ जो दिया है इसमें दो उप मुख्यमंत्री को बनाया गया है। तो पहला उप मुख्यमंत्री जो है नेमचा किपगेन, जो कुकी समुदाय का है। उसके बाद है एल दिखो, जो नागा समुदाय का है। तो इसमें 2 नए क्या बनाया गया? उप मुख्यमंत्री बनाया गया है, जो जिसका पहला नाम क्या है? नेमचा किपगेन को बनाया गया है, जो कुकी समुदाय का है। और दूसरा जो है एल दिखो, जो नागा समुदाय का है। तो इसको याद में रखिएगा। उसके बाद है आगे क्वेश्चन यहाँ पे दिया गया है। आगे जो क्वेश्चन इसमें दिया गया है, इसमें जो है कि लखपति बेटिया योजना दिल्ली में शुरू किया गया है। दिल्ली सरकार के द्वारा लखपति बेटिया योजना को शुरू किया गया है। अब यहाँ पे जो है ना दिल्ली लाडली योजना को बंद करके इसके स्थान पे लखपति बेटिया योजना को शुरू किया गया है। तो ये कब से लागू होगा? तो 1 अप्रैल 2026 से लागू किया जाएगा। लखपति बेटिया योजना कहाँ शुरू किया गया है? तो दिल्ली में किया गया है। किसके स्थान पे शुरू किया गया है? तो दिल्ली लाडली योजना को बंद करके इसे शुरू किया गया। तो देखिए क्वेश्चन ही बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि लखपति बेटिया योजना कहाँ शुरू हुआ है? तो दिल्ली सरकार के द्वारा शुरू किया गया। कब लागू होगा? तो 1 अप्रैल 2026 से लागू होगा। और किस स्थान पे, किस योजना के स्थान पे आया है? तो दिल्ली
लाडली योजना को बंद करके उसके स्थान पे लखपति बेटिया योजना को लाया गया है। तो इसमें देखिए लखपति बेटिया योजना के अंतर्गत क्या क्या बात कहा गया है। तो लखपति बेटिया योजना के अंतर्गत जो दिया जाएगा, जन्म के समय 11,000 दिया जाएगा, पहली कक्षा में जब एडमिशन होगा 5,000 दिया जाएगा, छठी कक्षा में 5,000 दिया जाएगा, 9वीं कक्षा में 5,000 दिया जाएगा, 10वीं उत्तीर्ण होगा तो 5,000 और 12वीं उत्तीर्ण होगा तो 5,000 दिया जाएगा, स्नातक पास होगा तो 20,000 दिया जाएगा। इस प्रकार मिला के कुल उसको 56,000 रुपये की राशि दिया जाएगा। लेकिन ये रुपया उसी को मिलेगा उसकी जो इसके लिए क्या होगा, पात्र होगा। इसके लिए पात्र होने के लिए कंडीशन दिया गया है कि जिसकी वार्षिक आय 1,20,000 होना से कम होना चाहिए और उसको मिलेगा। और कह रहा है कि 18 वर्ष से पूर्व विवाह पर यह राशि नहीं। जो 18 वर्ष से पहले विवाह कर देता है, बाल विवाह कर देता है, तो उसको यह राशि नहीं मिलेगा। तो अब यहाँ पे आगे देखिए, यहाँ पे दिया है कि केरल का नाम बदलकर केरलम रखा गया है। तो केरल का नाम बदल के 2026 में क्या कर दिया गया है, तो केरलम रखा गया है। केरल विधानसभा द्वारा प्रस्ताव को पारित कब किया गया था, तो 24 जून 2024 को पारित किया गया। केंद्रीय मंत्रिमंडल की स्वीकृति कब मिली है, तो 24 फरवरी 2026 को मिला है। अब केंद्रीय मंत्रिमंडल की स्वीकृति मिल जाने के बाद क्या हुआ कि इसका नाम जो है केरल का नाम बदलकर केरलम रखा गया है। तो कब रखा गया है, तो 2026 में। उसके बाद कुछ और नामों में परिवर्तन किया गया है। जैसे यहाँ पे देखिए 1950 ईस्वी में यूनाइटेड प्रोविंस का नाम परिवर्तन करके क्या उत्तर प्रदेश कर दिया गया है। फिर मद्रास का नाम बदलकर तमिलनाडु कर दिया गया है। उसके बाद आगे देखिए, आगे यहाँ पे दिया गया है कि मैसूर का नाम बदल के कर्नाटक कर दिया गया है। उत्तरांचल का नाम बदल के उत्तराखंड कर दिया गया। उड़ीसा का नाम बदल कर उड़ीसा कर दिया गया है। तो बहुत सारे नामों में परिवर्तन हुआ है। आगे देखिए, यहाँ पे एक दिया है कि प्रहार देश की पहली आतंकवाद रोधी नीति है। तो आतंकवाद जितना भी पनप रहा है उसको दबाने के लिए एक प्रहार योजना को लागू किया गया है। तो इसमें जो है ना, कब से यह जारी होगा, तो 23 फरवरी 2026 से यह जारी किया जाएगा। इसमें कुल 7 स्तंभ होता है। जैसे प्रहार के काउंटिंग किया जाए तो प्रहार वर्ड में कितना लेटर है, तो 7 गो। तो इसमें 7 लेटर है, तो इसी 7 लेटर के 7 स्तंभ को माना गया है। तो ये पूछा जाएगा क्वेश्चन एग्जाम में आपसे कि प्रहार क्या है। तो प्रहार क्या है, तो देश की पहली आतंकवाद रोधी नीति है, जिसको 23 फरवरी 2026 को जारी किया गया है। उसके बाद आगे यहाँ पे देखिए, आगे यहाँ पे दिया गया है कि सेवा तीर्थ जो है प्रधानमंत्री का नया कार्यालय। तो प्रधानमंत्री का नया कार्यालय का नाम क्या है, तो सेवा तीर्थ नाम है। क्या है, सेवा तीर्थ। जिसका मोटो क्या है, नागरिक देशो भवा। इसका मोटो को याद रखिएगा, नागरिक देशो भवा। उसके बाद इसमें जो है 13 फरवरी 2026 को कार्यालय स्थानांतरित किया गया। तो ये जो कार्यालय का स्थानांतरित किया गया है, कब किया गया है, तो 13 फरवरी 2026 को कार्यालय स्थानांतरित करके प्रधानमंत्री कार्यालय का नाम बदलकर क्या कर दिया गया है, सेवा तीर्थ। जिसका मोटो क्या है, नागरिक देवो भवा। क्यों किया गया है कि इसको स्थानांतरित क्यों किया गया है, कि यहाँ पे जो है कि 13 फरवरी 1931 को 13 फरवरी 1931 को दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी घोषित किया गया है। इसी कारण इसको क्या किया गया है, तो 13 फरवरी 2026 को कार्यालय को क्या किया गया, स्थानांतरित किया गया है। मुख्य रूप से क्या है, 13 फरवरी 1931 को दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी घोषित किया गया था। उसके बाद आगे देखिए, आगे यहाँ पे दिया गया है कि राष्ट्रपति भवन में अब एडविन लुटियन के स्थान पर भारत के प्रथम गवर्नर जनरल चक्रवर्ती राजगोपालचारी की प्रतिमा स्थापित की जाएगी। तो पहले राष्ट्रपति भवन में जो है एडविन लुटियन का मतलब जो है प्रतिमा रहता था, उसके स्थान पे अब क्या रखा जाएगा, तो चक्रवर्ती राजगोपालचारी की प्रतिमा को स्थापित किया जाएगा। तो इसकी स्वीकृति कब दिया गया है, किसके द्वारा किया गया है, तो 23 फरवरी 2026 को राष्ट्रपति के द्वारा किया गया है। अब देखिए आगे यहाँ पे देखिए, यहाँ पे दिया है तीसरा इंटरनेशनल फ्लीट रिव्यू जो संपन्न हुआ आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम में संपन्न हुआ था। पहला हुआ था 2001 में, दूसरा 2016 में हुआ, तीसरा 2026 में संपन्न हुआ। तो तीसरा अभी जो है तीसरा इंटरनेशनल फ्लीट रिव्यू जो है 2026 में संपन्न हुआ। कहाँ पे, विशाखापट्टनम में संपन्न हुआ, जिसमें 74 देश शामिल हुए थे। जिसका थीम क्या था कि महासागरों के माध्यम से एकजुटता, यूनाइटेड थ्रू द ओशियन। तो महासागरों के माध्यम से एकजुटता इसका थीम हो गया है। उसके बाद आईएनएस सुमेधा की सहायता से फ्लीट रिव्यू राष्ट्रपति के द्वारा किया गया है। उसके बाद यहाँ पे देखिए
मिलन नौसैनिक युद्ध अभ्यास का आयोजन भी कहाँ किया गया है? तो विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश में किया गया है। तो मिलन नौसैनिक युद्ध अभ्यास, तो मिलन नौसैनिक युद्ध अभ्यास का आयोजन कहाँ किया गया है? तो विशाखापट्टनम में किया गया है। उसके बाद आगे यहाँ पे देखिए, आगे यहाँ दिया गया है कि हिंद महासागर नौसेना संगोष्ठी के प्रमुखों का 9वां शिखर सम्मेलन 20 फरवरी 2026 को विशाखापट्टनम में संपन्न हुआ। तो याद रखिएगा, तो इसमें हिंद महासागर नौसेना संगोष्ठी का 9वां शिखर सम्मेलन कहाँ संपन्न हुआ है? तो विशाखापट्टनम में संपन्न हुआ है। तो भारत 2026 में यह दूसरी बार अध्यक्ष बनेगा। पहली बार बना था अध्यक्ष कब? तो 2008 से 10 के लिए बना है, 2026 में ये दूसरी बार बना है। तो भारत के पहले थाईलैंड अध्यक्ष थे। तो इसके पहले जो है कि अध्यक्ष जो जैसे 26 में भारत अध्यक्ष बना है, इससे पहले कौन था? थाईलैंड अध्यक्ष थे। अब यहाँ पे देखिए, उसके बाद अंतर्राष्ट्रीय में अगर देखा जाए तो अंतर्राष्ट्रीय में यहाँ पे दिया गया है कि अंतर्राष्ट्रीय में जो है प्रधानमंत्री की वर्ष 2026 की पहली विदेशी यात्रा मलेशिया के की है। तो प्रधानमंत्री 2026 वर्ष 2026 की पहली विदेशी यात्रा कहाँ की है? तो मलेशिया के की है। तो मलेशिया की विदेशी यात्रा की है, कब की है? तो मलेशिया की विदेशी यात्रा जो है 7 से 8 फरवरी 2026 को की। या नरेंद्र मोदी की तीसरी यात्रा होगी प्रधानमंत्री की। मलेशिया की प्रधानमंत्री है अनवर इब्राहिम है। और भारत मलेशिया मध्य वर्ष 2024 अगस्त में व्यापारिक रणनीति साझेदारी पर हस्ताक्षर हुआ है। उसके बाद जो है कि मलेशिया की जो राजधानी क्या है? तो कुआलालंपुर। मलेशिया की राजधानी क्या है? तो कुआलालंपुर है। उसके बाद आगे देखिए, आगे यहाँ दिया गया है बांग्लादेश में संसदीय चुनाव। तो बांग्लादेश में संसदीय चुनाव का संपन्न कब हुआ है? तो 12 फरवरी 2026 को संपन्न हुआ है, जिसके मुख्य प्रतिद्वंदी तारिक रहमान और शफीकुर रहमान दो नेता थे। दो ही वहाँ पे जो है कि राजनीतिक पार्टी है। और वहाँ पे देखिए, बांग्लादेश के संसद का क्या नाम है? जातीय संसद। तो याद रखिएगा कि बांग्लादेश के संसद का क्या नाम है? तो जातीय संसद है। वहाँ पे कुल सीट कितना है? तो 350 सीट है, जिसमें क्या है कि 300 चुनाव द्वारा, 300 पुरुष के द्वारा, अब 50 महिलाओं के लिए आरक्षित रखा गया है। 50 सीट जो है महिलाओं को लिए आरक्षित किया गया है। अब यहाँ पे देखिए, जो 300 सीट पे चुनाव हुआ, 50 सीट महिलाओं के लिए आरक्षित था। 300 में से चुनाव संपन्न हुआ 299 सीट पे। एक सीट में जो राजनीतिक मतलब मंत्री थे, उसकी मृत्यु हो जाने के कारण 299 सीट पे संपन्न हुआ था चुनाव। अब यहाँ पे देखिए, आगे दिया गया है कि आगे कर रहा है कि बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी को 209 सीट प्राप्त हुए और गठबंधन मिला के 212 सीट प्राप्त हुए। तो जमात ए इस्लामी गठबंधन को कितना मिला है? तो 65 और एनसीपी को 6 सीटें प्राप्त हुई है। अब देखिए, ये जो है कि बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी, तो बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी किसका था? तो जो तारिक मोहम्मद रहमान, तो यही जीते थे, जो मतलब 212 सीट प्राप्त किए थे और यही वहाँ के प्रधानमंत्री बने हैं। तो 17 फरवरी को प्रधानमंत्री पद की शपथ ली है। तो बांग्लादेश के नए प्रधानमंत्री कौन बना है? तो तारिक रहमान बना है। इसकी जो है पार्टी का क्या नाम है? तो बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी इसका नाम है। एकमात्र हिंदू जो मंत्री परिषद में शामिल किया गया है, उसका नाम है निताई राय चौधरी। तो बांग्लादेश में एकमात्र हिंदू जो मंत्री परिषद में शामिल किया गया है मंत्री, उसका नाम है निताई राय चौधरी। जुलाई नेशनल पार्टनर का संबंध, जुलाई नेशनल चार्टर का संबंध किससे? संबंध बांग्लादेश के राजनीतिक सुधारों से है। तो जुलाई नेशनल चार्टर का संबंध किससे है? तो बांग्लादेश के राजनीतिक संबंधों से है। उसके बाद आगे यहाँ पे देखिए, आगे जो दिया गया है कि जापान के नए प्रधानमंत्री सनाई ताकाइची बने। तो जापान के नए प्रधानमंत्री कौन बने हैं? तो सनाई ताकाइची बने हैं। तो प्रतिनिधि कुल सीट वहाँ पे कितना थे? 465 सीट थे। चुनाव संपन्न कब हुआ था? 8 फरवरी 2026 को। तो सत्तारूढ़ गठबंधन को 352 सीट प्राप्त हुआ। मतलब क्या है? सनाई ताकाइची को जो है 352 सीट प्राप्त हुआ, कितना में? 465 में। तो जिसकी पार्टी का नाम क्या है? लिबरल डेमोक्रेटिक पार्टी। तो यहाँ के जापान के जो नए प्रधानमंत्री बने हैं सनाई ताकाइची, इसकी पार्टी का क्या नाम है? तो लिबरल डेमोक्रेटिव पार्टी। उसके बाद एक और पार्टी था जापान
इनोवेशन पार्टी था। तो यहाँ पे ये जो है प्रधानमंत्री जो बने थे सनाई टाकाइची, उसका जो पार्टी का क्या नाम है, लिबरल डेमोक्रेटिक पार्टी। उसके बाद आगे देखिए यहाँ पे दिया गया है, आगे क्या बोला गया है। तो आगे यहाँ जो दिया गया है, थोड़ा इसको छोटा कर लेते हैं। चलिए यहाँ पे आप यहाँ देखिए, तो कह रहा है कि भारत और अरब लीग विदेश मंत्रियों का दूसरा सम्मेलन कहाँ संपन्न हुआ है, तो नई दिल्ली में संपन्न हुआ है। कहाँ संपन्न हुआ है, तो नई दिल्ली में संपन्न हुआ है। 31 जनवरी 2026 को यह पहला सम्मेलन है। तो भारत और अरब लीग विदेश मंत्रियों का दूसरा सम्मेलन कहाँ संपन्न हुआ है, तो नई दिल्ली में संपन्न हुआ है। तो भारत और अरब लीग विदेश मंत्रियों का दूसरा सम्मेलन कहाँ संपन्न हुआ है, तो नई दिल्ली में। कब हुआ है, 31 जनवरी 2026 को। यह पहला सम्मेलन है, ये पहला सम्मेलन है, इसलिए याद रखिएगा, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। वो भी भारत में संपन्न हुआ है। भारत अरब लीग विदेश मंत्रियों का दूसरा सम्मेलन ये कहाँ पे संपन्न हुआ है, ये दिल्ली में संपन्न हुआ है। जिसका पहला सम्मेलन कहाँ हुआ है, पहला सम्मेलन 2016 को हुआ है, और दूसरा सम्मेलन जो है 2026 को, 31 जनवरी 2026 को। तो पहला सम्मेलन 2016 को हुआ, दूसरा सम्मेलन 31 जनवरी 2026 को। अब यहाँ पे देखिए आगे जो दिया गया है कि भारत संयुक्त राष्ट्र बजट। तो भारत संयुक्त राष्ट्र बजट के लिए अपना निर्धारित लक्ष्य $3.52 करोड़ 3 फरवरी 2026 को जमा कर दिया। यूएनओ के बजट का कितना होगा ये, तो यहाँ पे 1.016% होगा। तो यहाँ पे देखिए संयुक्त राष्ट्र बजट जो अपना देश जारी करता है, उसमें भारत ने अपना जो है निर्धारित लक्ष्य क्या कर दिया है, तो जमा कर दिया है। जितना जमा करना रहता है संयुक्त राष्ट्र बजट में, तो भारत ने 3.52 करोड़ जमा कर दिया है, जो यूएनए के बजट का 1.016% है। उसके बाद आगे देखिए, आगे यहाँ पे दिया गया है, आगे जो दिया गया है, आगे क्या कर रहा है कि अमेरिका रूस के मध्य न्यू स्टार्ट ट्रीटी समाप्त हो गया। तो आपको पता है कि अमेरिका रूस के बीच हमेशा जो है तानातानी रहता है। तो यहाँ पे दिया गया है न्यू स्टार्ट ट्रीटी। इसका जो फुल फॉर्म पूरा होता है, तो न्यू स्ट्रेटजिक आर्म रिडक्शन ट्रीटी। इसका पूरा नाम है न्यू स्टार्ट ट्रीटी का पूरा नाम क्या होता है, न्यू स्ट्रेटजिक आर्म रिडक्शन ट्रीटी। ये 5 फरवरी 2011 को लागू किया गया था, 10 वर्ष के लिए लागू किया गया। उसके बाद 2021 में 5 वर्ष के लिए बढ़ा दिया गया है, जिस पे हस्ताक्षर 2010 में हुआ था। लेकिन इसको जो शुरुआती जो स्टार्ट किया गया था, तो इसको जो शुरुआती जो स्टार्ट किया गया था, वो स्टार्ट किया गया था, स्टार्ट संधि जो होता है ना, उस पर हस्ताक्षर किया गया था 1991 में किया गया। इसका जो मुख्य उद्देश्य था परमाणु हथियारों को सीमित रखना। मुख्य उद्देश्य क्या था, तो मतलब अमेरिका और रूस के बीच जो था, ये परमाणु हथियारों को सीमित रखने की बात कहा गया था इसमें। उसके बाद आगे देखिए, यहाँ पे दिया गया है, आगे है कि भ्रष्टाचार बोध सूचकांक CPI 2025 के लिए 2026 में जारी किया गया है। किस कौन से संस्था द्वारा जारी किया जाता है, तो ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल के द्वारा जारी किया जाता है। ये 13 मानकों के आधार पर रिपोर्ट को प्रकाशित किया जाता है, जिसमें टॉप 3 जो होता है कंट्री, तो टॉप 3 कंट्री के रूप में देखा जाए तो डेनमार्क डेनमार्क जो है 1 नंबर पे है, जिसको 90 पॉइंट मिला है, रैंक मिला है। फिनलैंड दूसरे नंबर पे है, सिंगापुर तीसरे नंबर पे है। तो यहाँ पे देखिए भ्रष्टाचार बोर्ड सूचकांक किसके द्वारा जारी किया जाता है, तो ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल के द्वारा जारी किया जाता है। 13 मानकों के आधार पर रिपोर्ट प्रकाशित किया जाता है। टॉप 3 कंट्री के रूप में डेनमार्क पहला, फिनलैंड दूसरा, सिंगापुर तीसरा स्थान पे है। उसके बाद आगे यहाँ पे देखिए, अंतिम जो होता है 3 देश लास्ट पायदान पे होता है, तो 181 नंबर पे है दक्षिण सूडान है, और 181 नंबर पे सोमालिया भी है। उसके बाद सोमालिया है दोनों। उसके बाद 180 स्थान पे कौन है, तो वेनेजुएला है। तो यहाँ से देख लिए। उसके बाद आगे यहाँ पे देखिए, आगे जो यहाँ पे रिपोर्ट दिया गया है, उसके अनुसार अगर देखा जाए, तो इसमें देखिए ये दिया गया है ना, इसमें जो है, तो ये जो दिया गया है भ्रष्टाचार बोध सूचकांक, मतलब भ्रष्टाचार में भारत का स्थान कितना है, तो भ्रष्टाचार में भारत का स्थान जो है भ्रष्टाचार बोध सूचकांक
में 2025 में अभी जो है इम्पोर्टेंट 91 है, 91 है। 182 देश में भारत का स्थान कितना है? 91। जबकि 2023 में 93, 180 में था, और 24 में था 180 में 96 था। लेकिन अभी फ़िलहाल जो है 182 में 91 नंबर स्थान है। उसके बाद आगे यहाँ पे देखिए, आगे जो यहाँ दिया गया है, आगे जो यहाँ दिया गया है कि नेटवर्क रेडीनेस इंडेक्स, नेटवर्क रेडीनेस इंडेक्स पोर्टुलेंस इंस्टीट्यूट के अनुसार भारत का सूचकांक 54.43 हो गया है। तो यहाँ पे देखिए नेटवर्क रेडीनेस इंडेक्स के अनुसार 2025 में भारत का सूचकांक 54.43 हो गया है। अब देखिए यहाँ पे जो है कि 2025 में जो भारत का सूचकांक 54.43 हो गया है, जबकि अगर इसकी रैंकिंग की बात किया जाए 2025 में क्या है? 45 है। रैंकिंग में क्या है? 45 है। यहाँ पे अगर भारत का सूचकांक देखा जाए, नेटवर्क रेडीनेस इंडेक्स में अगर इसका सूचकांक देखा जाए तो 54.43 है, लेकिन अगर रैंकिंग इसको देखा जाए तो 45 रैंकिंग मिला है। कितना मिला है? भारत 2025 में भारत का रैंकिंग जो है 45 है। अब यहाँ पे देखिए, जबकि यहाँ पे 2024 में यहाँ पे जो था सूचकांक 53 पॉइंट कितना था? 53.63 था। आज 24 में इसका रैंकिंग 41 था। अब यहाँ पे देखिए टॉप 3 अगर कंट्री की बात किया जाए, टॉप 3 कंट्री में बात किया जाए तो टॉप 3 कंट्री किसमें? तो नेटवर्क रेडीनेस इंडेक्स में टॉप 3 कंट्री का बात किया जाए तो अमेरिका पहले नंबर पे है, फिनलैंड दूसरे नंबर पे, सिंगापुर तीसरे नंबर पे है। ये जो जारी किया जाता है नेटवर्क रेडीनेस इंडेक्स जो जारी किया जाता है, नेटवर्क रेडीनेस इंडेक्स जो जारी किया जाता है वो 4 स्तंभ पर जारी किया जाता है। पहला टेक्नोलॉजी, दूसरा गवर्नेंस, तीसरा पीपल्स, चौथा इम्पैक्ट। तो ये इसका 4 पिलर, 4 स्तंभ है, इसी के आधार पे जारी किया जाता है। उसके बाद यहाँ पे देखिए, यहाँ पे दिया गया है कि 2026 को भारत और फ्रांस का नवाचार वर्ष घोषित किया गया है। तो भारत फ्रांस द्वारा जो है नवाचार वर्ष 2026 को घोषित किया गया है। तो क्वेश्चन पूछा जाएगा कि भारत फ्रांस का नवाचार वर्ष किस वर्ष के रूप में मनाएगा? तो 2026 के रूप में मनाया जाएगा। उसके बाद है कि भारतीय प्रधानमंत्री की इजरायल यात्रा 25 से 26 फरवरी में पहली बार किसी पीएम की इजरायल यात्रा 2017 में नरेंद्र मोदी ने की। इजरायल संसद, अब देखिए यहाँ पे जो दिया गया है तो प्रधानमंत्री मोदी की इजरायल यात्रा की, और वहाँ के इजरायल की संसद को बोला जाता है नेसेट बोला जाता है। तो इजरायल की संसद को क्या बोला जाता है? तो नेसेट बोला जाता है। और वहाँ के सर्वोच्च सम्मान स्पीकर ऑफ द नेसेट मेडल से प्रधानमंत्री मोदी जी को सम्मानित किया गया है। तो स्पीकर ऑफ द नेसेट मेडल से प्रधानमंत्री मोदी जी को सम्मानित किया गया है। उसके बाद यहाँ पे देखिए ये जो दिया गया है कि AI इम्पैक्ट समिट कहाँ संपन्न हुआ है? तो AI इम्पैक्ट समिट नई दिल्ली में संपन्न हुआ है। ये 3 सिद्धांतों पे आधारित है। AI इम्पैक्ट समिट कितने सिद्धांतों पे आधारित है? 3 सिद्धांतों पे आधारित है, पीपल, प्लानेट और प्रोग्रेस। तो AI इम्पैक्ट समिट कितने सिद्धांतों पे आधारित है? तो पीपल, प्लानेट, प्रोग्रेस, मतलब 3 गो पी है यहाँ पे। पहला तो इस सम्मेलन AI इम्पैक्ट सम्मेलन कहाँ पे संपन्न हुआ है? नई दिल्ली में हुआ है। इसके 3 सिद्धांतों पर आधारित होता है, पीपल, प्लानेट, प्रोग्रेस। पहला सम्मेलन कहाँ हुआ है? तो यहाँ पे देखिए, तो 23 में ब्रिटेन में हुआ था, 24 में जो है दूसरा सम्मेलन सियोल चीन में हुआ था, तीसरा सम्मेलन जो है पेरिस फ्रांस में 2025 में संपन्न हुआ, और चौथा सम्मेलन अभी जो संपन्न हुआ है AI इम्पैक्ट समिट, चौथा सम्मेलन नई दिल्ली में संपन्न हुआ है, वो भारत में संपन्न हुआ है नई दिल्ली में। और 5वां सम्मेलन जो 2027 में जो संभावित है वो स्विट्ज़रलैंड में संभावित है होगा। अब वहाँ पे स्विट्ज़रलैंड के द्वारा कराया जाएगा, वो अभी क्लियर नहीं है, लेकिन संभावित है कि 5वां सम्मेलन 2027 को जो होगा वो स्विट्ज़रलैंड में होगा। और चौथा अभी जो हुआ 2026 में है, भारत के नई दिल्ली में संपन्न हुआ है। आर्थिक में देखा जाए तो आर्थिकी में अगर देखा जाए तो आर्थिकी में यहाँ पे जो दिया गया है कि केंद्र सरकार ने खुदरा मुद्रास्फीति के लिए आधार वर्ष 12 से बदलकर 24 कर दिया। इसको याद रखिएगा, 12 दूनी 24।
तो खुदरा मुद्रास्फीति का आधार वर्ष 12 से बदलकर कर दिया गया है 24। तो यहाँ पे मुद्रास्फीति जनवरी 2026 में कितना था, तो 2.57% था। जनवरी 2026 में 2.75% रही है, जबकि ग्रामीण में 2.73 और शहरी में 2.77। उसके बाद नए आधार वर्ष में इसमें जो है 358 वस्तु और सेवाओं को शामिल किया गया है, जबकि 2012 ईस्वी में 299 वस्तु को शामिल किया गया, 299 वस्तु और सेवा को शामिल किया गया था। लेकिन अभी जो नया आधार वर्ष जारी किया गया है 2024 में, उसमें जो है कुल जो है 358 में से 308 वस्तु है और 50 सेवाओं को शामिल किया गया है। 12 भाग में वस्तुओं और सेवा को विभाजित किया गया है। कितने भाग में, तो 12 भाग में विभाजित किया गया है। अब यहाँ पे देखिए ये जो दिया गया है 12 भाग में विभाजित किया गया है। अब यहाँ पे जो 12 भाग में विभाजित किया गया जिसमें सर्वाधिक भ्रंश जो है वो खाद्य और पेय पदार्थ का 36.75 है। आवास और जल विद्युत गैस ईंधन में 17.67% है। परिवहन में कितना है, तो 8% है। परिवहन में कितना है, तो 8% है। उसके बाद आगे देखिए, आगे यहाँ दिया गया है, आगे कह रहा है कि औद्योगिक उत्पादन सूचकांक तथा जीडीपी आंकड़े के लिए नया आधार वर्ष 2022 से 23 है। तो यहाँ पे औद्योगिक उत्पादन सूचकांक और जीडीपी आंकड़े के लिए नया आधार वर्ष क्या है, तो ये जो है 2022 से 23 है। तो ये इसको याद रखिएगा। और थोक मूल्य सूचकांक का आधार वर्ष क्या है, तो 11 से 12 ही है, इसमें कोई परिवर्तन नहीं किया गया है। तो परिवर्तन यहाँ पे देख लीजिए, तो यहाँ पे औद्योगिक उत्पादन सूचकांक और जीडीपी आंकड़े के लिए नया आधार वर्ष क्या है, तो इसका आधार वर्ष है 2022 से 23 है, जबकि थोक मूल्य सूचकांक WPI का आधार वर्ष 2011 से 12 है। अब यहाँ पे नोट में देखिए, यहाँ पे उपभोक्ता मूल्य सूचकांक किसके द्वारा जारी किया जाता है, तो उपभोक्ता मूल्य सूचकांक CPI जो है वो सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के द्वारा जारी किया जाता है, जबकि थोक मूल्य सूचकांक WPI वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के द्वारा जारी किया जाता है। उसके बाद यहाँ पे देखिए, ये जो क्वेश्चन है इम्पोर्टेंट है। अभी जो है 16वें वित्त आयोग एवं उसकी प्रमुख सिफारिश, तो यहाँ पे जो 16वें वित्त आयोग है और उसकी प्रमुख सिफारिशें क्या क्या है उसके बारे में चर्चा किया गया है। तो देखिए, वित्त आयोग का जो है ना चर्चा अनुच्छेद 280 के तहत किया गया है ना। 16वें वित्त आयोग को जो है गठन कौन करता है, तो राष्ट्रपति के द्वारा गठन किया जाता है। 31 दिसंबर 2023 को गठन किया गया था। अब यहाँ पे देखिए, ये जो है जिसकी अवधि क्या है, तो 2026-27 से लेकर 2030-31 तक रहेगा। 26-27 से 30-31 तक रहेगा। तो 16वें वित्त आयोग की चर्चा किस अनुच्छेद में किया गया है, तो 280 के अनुच्छेद में किया गया है, जो राष्ट्रपति के द्वारा गठन किया जाता है। जिसकी क्या अवधि है, 16वें वित्त आयोग की अवधि क्या है, तो 2026 से 27 से लेकर 2030 से 31 तक रहेगा। उसके बाद देखिए, यहाँ पे अभी 16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन है, तो अरविंद पनगडिया है। तो 16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष अरविंद पनगडिया है। उसके बाद जो है अन्य सदस्य की बात किया जाए तो अजय नारायण झा है, एनी जॉर्ज मैथ्यू, निरंजन राज्य अध्यक्ष सौम्या क्रांति घोष। उसके बाद जो 16वें वित्त आयोग के सचिव किसको बनाया गया है, तो ऋत्विक रंजनम पांडे को बनाया गया। तो इसको याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। 16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन है, तो अरविंद पनगडिया। उसके बाद 16वें वित्त आयोग के सचिव कौन है, तो ऋत्विक रंजन पांडे है। उसके बाद है 17 नवंबर 2025 के रिपोर्ट राष्ट्रपति को सौंप दिया गया है। अब यहाँ पे देखिए, 16वें वित्त आयोग के प्रमुख सिफारिश। तो 16वें वित्त आयोग में क्या क्या सिफारिशें किया गया है, तो 16वें वित्त आयोग के जो सिफारिश किया गया है, जैसे विभाजन पूल, ये 15वें वित्त आयोग के द्वारा है, ये 16वें वित्त आयोग के द्वारा जो सिफारिश की गई है। तो 15 में पहला वाला 15 है, दूसरा वाला 16 वित्त आयोग की सिफारिश। तो आय की अगर बात किया जाए तो आय 15वें वित्त आयोग में 15% था, लेकिन 16वां वित्त आयोग 45% था। 15वें वित्त आयोग के द्वारा जो सिफारिश किया गया, लेकिन 16वें वित्त आयोग के द्वारा सिफारिश किया गया, इसको बदलकर 42.5 कर दिया गया। जनसंख्या में बात किया जाए तो 15% था 16वें वित्त आयोग द्वारा, 15वें वित्त आयोग द्वारा 15% था, 16वें वित्त आयोग द्वारा 17.5% कर दिया गया है। क्षेत्रफल की बात किया जाए तो 15वें वित्त आयोग द्वारा 15% था
आप घटा के इसको कर 16वें वित्त आयोग के द्वारा कर दिया कितना 10% किया जाएगा। जबकि वन और पारिस्थितिकी में 16वें वित्त आयोग द्वारा भी 10%, 15वें वित्त आयोग द्वारा भी 10% और 16वें वित्त आयोग द्वारा भी 10%। जनसांख्यिकी प्रदर्शन में तो पहले था 12.5%, अब घटा के 10% कर दिया गया है। अब यहाँ पे देखिए तो कर और राजकोषीय प्रयास में 15वें वित्त आयोग का 2.5 था, 16 में कुछ नहीं है। उसके बाद जीडीपी के योगदान में अगर देखा जाए तो 15% में कुछ, 15वें वित्त आयोग में कुछ नहीं था, लेकिन 16वें वित्त आयोग में जो है जीडीपी के योगदान 16%। अब केंद्रीय करों और राज्यों का हिस्सा में जो है ना 16वें वित्त आयोग के सिफारिश के आधार पर 41% रखा गया है। उसके बाद यहाँ जो दिया गया है 26 से 31 के लिए कुल जो सहायता अनुदान है कहते हैं 16वें वित्त आयोग के द्वारा तो 9,47,409 करोड़ है। जबकि स्थानीय निकाय के लिए कितना रखा गया है तो 7,91,493 करोड़, जबकि आपदा तैयारी के लिए 1,55,816 करोड़ है। उसके बाद आगे देखिए, आगे यहाँ पे दिया गया है, आगे जो यहाँ पे दिया गया है कि राजकोषीय घाटा 30 से 31 तक का जीडीपी 3.5 रखने का सुझाव दिया गया है। तो राजकोषीय घाटा जो है 2030 से 31 तक का जीडीपी कितना रखने का सुझाव दिया गया है तो 3.5% रखने का सुझाव दिया गया है। राज्यों के लिए अगर बात किया जाए, राज्यों में होता है जीएसडीपी होता है जो 3% रखने का सुझाव दिया गया है। अब यहाँ पे करा है कि राज्यों में बिजली वितरण कंपनियों को निजीकरण करने का प्रयास करें, मतलब जितने भी है सबको प्राइवेटाइजेशन करना है, मतलब निजीकरण करने की घोषणा कर रहा है, निजीकरण करने का प्रयास करें, निजीकरण करने का प्रयास करें। अब यहाँ पे देखिए आगे यहाँ जो दिया गया है, आगे जो इसमें दिया गया है कि राज्य स्तरीय 308 निष्क्रिय उद्यमों को समीक्षा कर बंद करने का सुझाव दिया गया है। उसके बाद बिहार का हिस्सा जो 16वें वित्त आयोग के द्वारा, ये इंपॉर्टेंट है बिहार के लिए कि बिहार का हिस्सा 16वें वित्त आयोग 15वें वित्त आयोग में 10.06% था, जिसे घटाकर 9.95 कर दिया गया है। तो पहले 2015वें वित्त आयोग में 10.06% था, 10.06% था, जिसे घटाकर 9.95% कर दिया गया। और उसके बाद जो है वृद्धि जो किया गया, सर्वाधिक वृद्धि कर्नाटक राज्य में किया गया है 16वें वित्त आयोग के सिफारिश के आधार पे। जो पहले था 3.65 था, जिसे बढ़ाकर 4.13 कर दिया गया है। उसके बाद जो है अब यहाँ पे एक पॉइंट देख लीजिए, कच्चे जूट के न्यूनतम समर्थन मूल्य 275 रुपये प्रति कुंटल वृद्धि कर दिया गया है। तो जूट में जो कच्चे जूट जो है उसके न्यूनतम समर्थन मूल्य में 275 रुपये प्रति कुंटल की वृद्धि कर दिया गया है। उसके बाद आगे देखिए, आगे इसमें जो दिया गया है, आगे जो कह रहा है कि आगे यहाँ पे है कि नया आधार वर्ष 2022 और 23 के आधार पर 2025-26 में वास्तविक जीडीपी वृद्धि 7.6% तथा सांकेतिक जीडीपी वृद्धि 8.6% अनुमानित है। तो यहाँ पे नया आधार वर्ष जो है 2022 से 23 में 2025 से 26 में वास्तविक जीडीपी वृद्धि कितना है तो 7.6%, जबकि सांकेतिक जीडीपी वृद्धि कितना अनुमानित किया गया है तो 8.6%। अब यहाँ पे देखिए आगे जो दिया गया है, आगे दिया है नवीनतम समान ज्ञान। अब यहाँ पे देखिए कि सबसे पहले जो देखिए यहाँ पे CCPA का फुल फॉर्म क्या होता है, सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटेक्शन अथॉरिटी। तो यहाँ पे CCPA का फुल फॉर्म होता है सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटेक्शन अथॉरिटी। महाराष्ट्र के, अब यहाँ पे आगे पॉइंट, महाराष्ट्र के नए उप मुख्यमंत्री सुनेत्रा पवार बनी है, जो महाराष्ट्र की पहली उप मुख्यमंत्री है। तो पहली महिला उप मुख्यमंत्री है, तो इसको थोड़ा ध्यान में रखिएगा। तो महाराष्ट्र के नए उप मुख्यमंत्री सुनेत्रा पवार बनी है, जो महाराष्ट्र की पहली महिला उप मुख्यमंत्री है। विनय मुरलीधरन टोम्स को येस बैंक का नया प्रबंधक निदेशक और CEO नियुक्त किया गया है। गांधीनगर स्थित गिफ्ट सिटी के चेयरमैन उदय कोटक को नियुक्त किया गया है। तो गांधीनगर स्थित गिफ्ट सिटी के चेयरमैन उदय कोटक को नियुक्त किया गया है। उसके बाद यहाँ पे देखिए वे हसमुख आंधिया के स्थान लेंगे। हसमुख आंधिया पहले चेयरमैन थे, उसी के स्थान पे जो है गांधीनगर स्थित गिफ्ट सिटी के नए चेयरमैन
उदय कोटक को नियुक्त किया गया है। उसके बाद यहाँ पे देखिए आगे दिया गया है, आगे जो है यहाँ पे दीपक गुप्ता को गेल के नए चेयरमैन नियुक्त किया गया है। दीपक गुप्ता, गेल के नए चेयरमैन किसको नियुक्त किया गया? दीपक गुप्ता को। गेल की स्थापना 1984 में किया गया है। उसके बाद 2013 में इसे महारत्न की दर्जा दिया गया है। अशोक कुमार को दिल्ली के नए मुख्य चुनाव आयुक्त अधिकारी नियुक्त किया गया है। तो अशोक कुमार को दिल्ली के नए मुख्य चुनाव आयुक्त नियुक्त किया गया है। उसके बाद यहाँ पे देखिए इसमें जो पॉइंट दिया गया है कि यहाँ जो पॉइंट है, भारत सरकार ने उर्जित पटेल को IMF अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष में कार्यकारी निदेशक नियुक्त किया गया है। तो उर्जित पटेल को IMF के कार्यकारी निदेशक नियुक्त किया गया है। ये भारत के साथ बांग्लादेश, श्रीलंका और भूटान का भी प्रतिनिधित्व करेगा। तो इस चीज़ याद रखिएगा कि भारत के जो उर्जित पटेल जो IMF के कार्यकारी निदेशक बने हैं, तो भारत का तो प्रतिनिधित्व करेंगे, लेकिन इसके साथ साथ बांग्लादेश, श्रीलंका और भूटान का भी प्रतिनिधित्व करेगा। 2016 से 18 तक में उर्जित पटेल जो थे वो RBI के 24वें गवर्नर रहे थे। उसके बाद जो है यहाँ पे देखिए IMF की स्थापना जो हुआ था 1944 ईस्वी में ब्रेटन वुड्स सम्मेलन के द्वारा किया गया था। कब किया गया था? तो 27 दिसंबर 1945 को औपचारिक रूप से स्थापना किया गया है, जिसका हेड क्वार्टर कहाँ है? वाशिंगटन DC। तो यहाँ पे देखिएगा कि IMF की स्थापना 1944 में ब्रेटन वुड्स सम्मेलन के द्वारा किया गया था। 1945 में 27 दिसंबर, हेड क्वार्टर वाशिंगटन DC। उसके बाद इसमें सदस्यों की संख्या कितना है? तो सदस्य की संख्या 189 है, 189। उसके बाद आगे देखिए, आगे अगर सम्मान की चर्चा किया जाए तो यहाँ पे जो सम्मान दिया जाता है, पुरस्कार और सम्मान की बात करें तो सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार, तो संस्थागत श्रेणी में सिक्किम राज्य आपदा प्राधिकरण को दिया गया है। 2026 के लिए 51 लाख रुपये भी प्रदान किया जाता है इसके लिए, जबकि 2025 के लिए दिया गया था भारतीय राष्ट्रीय महासागर सूचना केंद्र को दिया गया है। तो संस्थागत श्रेणी में सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार सिक्किम राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकारी को दिया गया है। इसके लिए 51 लाख रुपया दिया गया है। अब यहाँ पे व्यक्तिगत श्रेणी की बात किया जाता है तो कर्नल सीता अशोक शेल्के को दिया गया है 2026 में। ये व्यक्तिगत श्रेणी में सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार दिया गया है। व्यक्तिगत श्रेणी में किसको दिया गया है? कर्नल सीता अशोक शेल्के को दिया गया है। इसके लिए 5 लाख की राशि का उपहार दिया गया है। इस पुरस्कार की घोषणा 2019 में किया गया था। आगे यहाँ पे देखिए, आगे यहाँ पे दिया गया है भू विज्ञान के क्षेत्र में क्रेफोर्ड पुरस्कार भारतीय मूल के अमेरिकी वैज्ञानिक वीरभद्रन रामनाथन को दिया गया। किसको दिया गया? यह भारतीय मूल के अमेरिकी वैज्ञानिक है वीरभद्रन रामनाथन को क्रेफोर्ड्स पुरस्कार दिया गया है। क्रेफोर्ड पुरस्कार जो होता है 4 क्षेत्र में दिया जाता है। भू विज्ञान के क्षेत्र में, जैव विज्ञान के क्षेत्र में, पॉलीऑर्थोराइटिस के क्षेत्र में दिया जाता है, गणित एवं एस्ट्रोलॉजी के रूप में दिया जाता है। उसके बाद आगे देखिए, आगे यहाँ पे दिया है ग्रैमी अवार्ड। ग्रैमी अवार्ड की बात किया जाए तो ये ग्रैमी अवार्ड जो दिया गया है, ये ग्रैमी अवार्ड जो दिया गया है तो एल्बम ऑफ द ईयर बैंड बनी को दिया गया है। सर्वश्रेष्ठ नवोदित कलाकार ओलिविया डीन को दिया गया है। उसके बाद सर्वश्रेष्ठ रॉक एल्बम को टर्न स्टील को दिया गया है। उसके बाद सर्वश्रेष्ठ रैप एल्बम कंड्रिक लमर को दिया गया है। उसके बाद देखिए सर्वश्रेष्ठ कॉमेडी एल्बम नेट वर्गाटेज को दिया गया है। और सबसे इसमें जो इम्पोर्टेंट है ये इम्पोर्टेंट है, सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट जो है बेस्ट ऑडियो बुक का पुरस्कार दलाई लामा को दिया गया है। तो बेस्ट ऑडियो बुक का पुरस्कार किसको दिया गया है? दलाई लामा को दिया गया है। तो ये सबसे ज़्यादा क्या है? इम्पोर्टेंट है। इसमें ग्रैमी अवार्ड में जो है बेस्ट ऑडियो बुक का पुरस्कार दलाई लामा को दिया गया है। उसके बाद आगे देखिए, यहाँ पे दिया है बाफ्टा फिल्म पुरस्कार 2026 का 19वां संस्करण 79 संस्करण। आप देखिए 79वां संस्करण है, कौन है? 79वां बाफ्टा फिल्म पुरस्कार 2026 का 79वां संस्करण 79 में इसमें बाफ्टा फिल्म पुरस्कार जो दिया गया है, तो यहाँ पे देखिए बाफ्टा फिल्म पुरस्कार
में सर्वश्रेष्ठ डायरेक्टर को पॉल थॉमस एंडरसन को दिया गया है, जिसकी फिल्म था वन बैटल आफ्टर अनदर। तो सर्वश्रेष्ठ डायरेक्टर का पुरस्कार दिया गया है किसको? पॉल थॉमस एंडरसन को दिया गया। जबकि सर्वश्रेष्ठ फिल्म को कौन दिया गया है? तो किसको दिया गया है? तो वन बैटल आफ्टर अनदर को दिया गया है। सर्वश्रेष्ठ फिल्म वन बैटल आफ्टर अनदर को दिया गया है। स्टैंडिंग ब्रिटिश फिल्म के लिए हैम नेट को दिया गया है। उसके बाद सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री जेसी बकली को दिया गया है। उसके बाद सर्वश्रेष्ठ अभिनेता को रॉबर्ट आरामायो को दिया गया है, रॉबर्ट आरामायो को। अब यहाँ पे देखिए एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट दिया गया है कि बाफ्टा फिल्म पुरस्कार जो है, ये जो बाफ्टा फिल्म पुरस्कार है, तो बाफ्टा फिल्म पुरस्कार जो है, ये पुरस्कार सर्वश्रेष्ठ चिल्ड्रेन एवं फैमिली फिल्म के लिए बुंग को दिया गया। जबकि बुंग जो है मणिपुर के, भारत की मणिपुर के फिल्म है, इसलिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि बाफ्ता फिल्म पुरस्कार में सर्वश्रेष्ठ चिल्ड्रेन और फैमिली फिल्म का पुरस्कार किसको दिया गया है? तो बुंग को दिया गया। बुंग कहाँ की फिल्म है? मणिपुर की है। इसकी निर्देशक क्या है? लक्ष्मी प्रिया है। जिसकी निर्देशक क्या है? लक्ष्मी प्रिया है। यहाँ किसी भी श्रेणी में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार जीतने वाले भारत की पहली फिल्म है। कौन है? तो बुंग है, याद रखिएगा, बाफ्टा फिल्म पुरस्कार में दिया गया है। उसके बाद यहाँ पे देखिए, यहाँ पे दिया गया है स्मृति वंदना को बीबीसी की वर्ष 2025 के सर्वश्रेष्ठ भारतीय महिला खिलाड़ी का पुरस्कार दिया गया। किसको? स्मृति वंदना को। किसका पुरस्कार? तो बीबीसी का सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार दिया गया है स्मृति वंदना को। जबकि इससे पहले यहाँ मनु भाकर को दिया गया है 24 में, 19 में इस पुरस्कार की घोषणा किया गया है। अब पहली विजेता पीवी सिंधु था। तो अभी फिलहाल जो दिया गया है 2026 में जो है बीबीसी पुरस्कार स्मृति वंदना को दिया गया है। बीबीसी का सर्वश्रेष्ठ भारतीय महिला खिलाड़ी का पुरस्कार स्मृति वंदना को दिया गया है। उसके बाद आगे देखिए, आगे यहाँ पे दिया गया है कि सम्राट विक्रमादित्य के नाम पर अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार शुरू करने की घोषणा मध्य प्रदेश सरकार ने की। तो अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार शुरू करने की घोषणा मध्य प्रदेश सरकार ने की। किसके नाम पे? तो सम्राट विक्रमादित्य के नाम पे। तो सम्राट विक्रमादित्य के नाम पर अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार शुरू करने की घोषणा कौन से राज्य किए हैं? तो मध्य प्रदेश किया गया। उसके बाद देखिए दिवस के बारे में चर्चा करें, तो यहाँ पे दिवस के रूप में अगर बात किया जाए तो दिवस में दिया गया है कि विश्व आर्द्रभूमि दिवस 2 फरवरी को मनाया जाता है। वेटलैंड एंड, तो यहाँ पे दिया गया है इसकी थीम वेटलैंड एंड ट्रेडिशनल्स नॉलेज सेलिब्रेटिंग कल्चर एंड हेरिटेज। तो यहाँ पे देखिए सेलिब्रेटिंग कल्चर एंड हेरिटेज, यहाँ पे देखिएगा विश्व आर्द्रभूमि दिवस 2 फरवरी को मनाया जाता है। उसके बाद विश्व कैंसर दिवस जो मनाया जाता है 4 फरवरी को मनाया जाता है। राष्ट्रीय कृत्रिम मुक्ति दिवस, राष्ट्रीय कृमि मुक्ति दिवस 10 फरवरी को मनाया जाता है। विश्व दाल दिवस 10 फरवरी को मनाया जाता है। रेडियो दिवस, विश्व रेडियो दिवस 13 फरवरी को मनाया जाता है। उसके बाद आगे यहाँ पे देखिए, आगे यहाँ पे दिया है वेटलैंड दिवस जो है 14 फरवरी, वैलेंटाइन दिवस 14 फरवरी को पता है। यूएन सामाजिक न्याय दिवस 20 फरवरी को मनाया जाता है। स्टेटहुड दिवस 20 फरवरी को मनाया जाता है। ये स्टेटहुड दिवस जो मनाया जाता है वो 1972 में असम से, मिजोरम असम से अलग होकर 1987 में इसको राज्य की दर्जा मिला था, इसीलिए ये स्टेटहुड दिवस मनाया जाता है। एक ही साथ मिला था अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम को 1987 में राज्य का दर्जा। उसके बाद देखिए यहाँ पे दिया गया अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस 21 फरवरी को मनाया जाता है। ये यूनेस्को द्वारा 17 नवंबर 1999 को स्वीकृत किया गया है। तो अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस कब मनाया जाता है? तो 21 फरवरी को मनाया जाता है, 21 फरवरी को। उसके बाद देखिए इम्पोर्टेंट है ये कि राष्ट्रीय विज्ञान दिवस 28 फरवरी को रमन प्रभाव की खोज के लिए दिया गया था, मतलब मनाया गया है। 28 फरवरी 1928 की इसकी स्वीकृति के रूप में मनाया जाता है। तो रमन प्रभाव के लिए 28 फरवरी को राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाया जाता था, जिसकी थीम था वोमेन इन साइंस एंड कैटेलाइजिंग विकसित भारत, इस साल की थीम है। तो इसको याद रखिएगा इस थीम को कि राष्ट्रीय विज्ञान दिवस 28 फरवरी को मनाया जाता है, जिसकी थीम क्या था? वोमेन इन साइंस कैटेलाइजिंग विकसित भारत। अन्य पुस्तक की बात किया जाए तो यहाँ पे पुस्तक जो इम्पोर्टेंट पुस्तक है उसकी बात को अगर देखें तो द वन क्रिकेट माई लाइफ एंड मोर, ये शिखर धवन की पुस्तक है, इंपॉर्टेंट है। द घोस्ट ऑफ इंडिया स्मॉल टाउन,
ए जर्नी थ्रू द टाइम किसकी पुस्तक है? तो ये रस्किन बॉन्ड की है। लाइटिंग किड किसकी है? विश्वनाथ आनंद की है। और थिंकिंग ऑफ द विंटर शांतनु नायडू को। तो याद रखिएगा, वन क्रिकेट माई लाइफ मोर किसकी पुस्तक है? शिखर धवन की। द घोस्ट ऑफ इंडिया स्मॉल टाउन ए जर्नी थ्रू टाइम रस्किन बॉन्ड की पुस्तक है। और लाइटिंग किड्स विश्वनाथ आनंद की है। और थिंकिंग ऑफ विंटर शांतनु नायडू की है पुस्तक। उसके बाद आगे यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जो दिया गया है आगे कि सूरज कुंड अंतर्राष्ट्रीय शिल्प महोत्सव। तो सूरज कुंड अंतर्राष्ट्रीय शिल्प महोत्सव का ये 39वां संस्करण था, जो फरीदाबाद के सूरज कुंड में संपन्न हुआ। 31 जनवरी से 15 फरवरी तक ये संपन्न हुआ, जिसकी थीम क्या था? लोकल टू ग्लोबल थीम था। और थीम राज कौन था? तो यूपी और क्या हुआ? यूपी और मेघालय था। थीम राज कौन था? तो यूपी और मेघालय। तो इसको याद रखिएगा कि सूरज कुंड अंतर्राष्ट्रीय शिल्प महोत्सव कहाँ संपन्न हुआ है? फरीदाबाद में, जिसकी थीम थी लोकल टू ग्लोबल था। थीम राज कौन था? तो यूपी और मेघालय था। उसके बाद देखिए, और साझेदार कंट्री कौन था? तो मिस्र थे। उसके बाद आगे देखिए, यहाँ पे यहाँ दिया गया है क्या कि बायो फैक 2026 का आयोजन न्यूरेमबर्ग जर्मनी में संपन्न हुआ। न्यूरेमबर्ग में संपन्न हुआ है। तो बायोफैक का आयोजन न्यूरेमबर्ग जर्मनी में संपन्न हुआ है, जिसमें भारत को कंट्री ऑफ द ईयर का दर्जा मिला है। उसके बाद आगे देखिए, खेल कूद की अगर चर्चा किया जाए तो खेल कूद में देखिए, यहाँ पे जो पहला दिया गया है, पहला अगर बात किया जाए खेल कूद में, तो यहाँ पे एशिया इंडोर एथलेटिक चैंपियनशिप का 12वां संस्करण तियानजिन चीन में संपन्न हुआ है। तो एशिया इंडोर एथलेटिक्स चैंपियनशिप का आयोजन कहाँ पे किया गया है? तो तियानजिन चीन में संपन्न किया गया है। चीन 34 पदक जीत के पहले स्थान पे रहा, जबकि भारत 5 पदक जीत के 7वें स्थान पे था, जिसमें 1 स्वर्ण पदक, 2 रजत पदक, 2 कांस्य पदक जीता है। तो भारत 5 पदक जीता है और 7वें स्थान पे रहा है। उसके बाद आगे देखिए, आगे यहाँ पे दिया गया है, आगे यहाँ जो दिया गया है कि बैडमिंटन एशिया टीम चैंपियनशिप का आयोजन चीन के किंगदाओ में संपन्न हुआ है। अब यहाँ पे देखिए, बैडमिंटन एशिया टीम चैंपियनशिप 2026 का आयोजन चीन के किंगदाओ में संपन्न हुआ। पुरुष वर्ग में कौन विजेता रहा है? तो जापान। और महिला वर्ग में विजेता रहा दक्षिण कोरिया। लेकिन तो पुरुष और महिला वर्ग में दोनों में उप विजेता कौन रहा? चीन रहा है। तो देखिए, पुरुष वर्ग में विजेता चीन रहा, महिला वर्ग में विजेता दक्षिण कोरिया रहा, जबकि दोनों वर्ग में, पुरुष और महिला वर्ग में उप विजेता कौन था? चीन। उसके बाद आगे देखिए, यहाँ पे दिया गया है कि आगे यहाँ जो दिया गया है वो कतर ओपन टेनिस 2026 में महिला एकल विजेता कैरोलिना मुचोवा चेक गणराज की थी। उप विजेता विक्टोरिया मोम्बोको कनाडा के थे। उसके बाद युगल विजेता में छोड़ दीजिए, नहीं पूछता है। पुरुष एकल विजेता में था कार्लोस अल्काराज। तो कतर ओपन टेनिस में विजेता कौन? महिला एकल विजेता कैरोलिना मुचोवा चेक गणराज के थे, जबकि पुरुष एकल विजेता में कार्लोस अल्काराज थे। उसके बाद आगे यहाँ देखिए, अब आगे यहाँ पे देखिए, ऑस्ट्रेलिया टेनिस यहाँ पे देखा जाए तो ऑस्ट्रेलियन ओपन टेनिस 2026 में पुरुष एकल विजेता कार्लोस अल्काराज स्पेन के थे, जबकि उप विजेता नोवाक जोकोविच साइबेरिया के। और महिला एकल विजेता कौन था? एलिना रिबाकिना कजाकिस्तान के, जबकि उप विजेता आर्याना साबालेंका बेलारूस के। तो ऑस्ट्रेलियन ओपन में जो है पुरुष एकल विजेता कौन है? कार्लोस अल्काराज। उसके बाद जो है महिला एकल में विजेता कौन है? तो एलिना रिबाकिना कजाकिस्तान की। उसके बाद यहाँ पे देखिए दिया गया है, इसमें एक पॉइंट दिया गया है कि कार्लोस अल्काराज सबसे कम उम्र के कोरियर ग्रैंड स्लैम बन गए हैं, जो 22 वर्ष की उम्र में बना है। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ जो दिया गया है आईसीसी अंडर 90 विश्व कप का 16वां संस्करण जिम्बाब्वे और नामीबिया की संयुक्त मेजबानी में आयोजित किया गया है। फाइनल भारत और इंग्लैंड के बीच संपन्न हुआ है। विजेता टीम भारत रहा है, उपविजेता इंग्लैंड रहा है। भारत ये 6ठी बार यह खिताब जीता है। तो
आईसीसी अंडर-19 विश्व कप के विजेता कौन है? भारत है। उप विजेता कौन है? इंग्लैंड है। 6ठी बार भारत विजेता रहा है। उसके बाद देखिए इसमें जो है सबसे ज़्यादा जो है रन बनाया है बेन मायस, इंग्लैंड के हैं। और सबसे ज़्यादा विकेट जो लिया है फेनी लुम्सडेन ने, इंग्लैंड के 16 विकेट लिए हैं। उसके बाद देखिए आगे यहाँ दिया गया है कि 4th वुमेन प्रीमियर लीग, मतलब महिलाओं के लिए आईपीएल। तो महिला वाला आईपीएल विजेता जो है रॉयल चैलेंजर बेंगलोर, जिसकी कैप्टन स्मृति मंदाना है। उप विजेता दिल्ली कैपिटल थी। आरसीबी दूसरी बार विजेता बनी। अब यहाँ पे देखिए 4th वुमेन्स प्रीमियर लीग के विजेता रॉयल चैलेंजर बेंगलोर की कप्तान स्मृति मंदाना, उप विजेता दिल्ली कैपिटल्स। कुल 5 टीम इसमें शामिल थे। प्लेयर ऑफ द मैच स्मृति मंदाना को मिला है, जो रॉयल चैलेंजर बेंगलोर के हैं। उसके बाद आगे देखिए प्लेयर ऑफ द सीरीज सोफी डिवाइन को दिया गया है, जबकि इसका शुरुआत कब किया गया है? 2023 में किया गया है। विजेता की सूची को देखा जाए तो 23 में मुंबई इंडियन जीता है, जबकि 24-26 में आरसीबी ने जीता, 25 में मुंबई इंडियंस भी ने जीता। उसके बाद आगे देखिए, आगे यहाँ पे देखा जाए, आगे की बात किया जाए तो यहाँ पे आगे जो दिया गया है 25वां शीतकालीन ओलंपिक खेल 2026 इटली के मिलान और कोर्टिना में संपन्न हुआ। तो 25वां शीतकालीन ओलंपिक खेल 2026 इटली के मिलान कोर्टिना में संपन्न हुआ और ओलंपिक के अध्यक्ष क्रिस्टी कोवेंट्री जिम्बाब्वे के हैं। ओलंपिक के अध्यक्ष क्रिस्टी कोवेंट्री जो जिम्बाब्वे के हैं। इसमें कुल जो शामिल हुआ था 92 देश शामिल हुए। कुल 2871 एथलीट्स ने भाग लिया। महिला की बात किया जाए तो 1543 ने भाग लिया, पुरुष 1543 ने भाग लिया। महिला में 1338 खिलाड़ियों ने भाग लिया था। इसमें देखिए, इसमें जो दिया गया है 8 खेलों को शामिल किया गया, जिसमें 116 स्पर्धा खेले गए हैं। उद्घाटन समारोह में आरिफ खान तथा समापन समारोह में स्टेंजिन लुंडुम्पो भारतीय ध्वजवाहक रहे। तो याद रखिएगा इसको जो है कि आरिफ खान और स्टेंजिन लुंडुम्पो ने भारतीय ध्वजवाहक रहे। इसका ध्येय वाक्य जो क्या था? इट्स यू वाइब। शुभंकर क्या था इसका? इसकी शुभंकर था टीना और मिलो। शुभंकर क्या था? टीना और मिनो। तो यहाँ 25वां शीतकालीन ओलंपिक, तो शीतकालीन ओलंपिक का जो ध्येय वाक्य क्या है? इट्स योर वाइब। और शुभंकम टीना और मिलो। उस शीर्ष स्थान पे नॉर्वे रहा है ना। उसके बाद जो है 26वां शीतकालीन ओलंपिक फ्रांस में संपन्न होगा। अब यहाँ पे देखिए एक चीज़ दिया गया है कि इसमें 25वां शीतकालीन ओलंपिक खेलों का आयोजन इटली के मिलान शहर और कोर्टिना में संपन्न हुआ। ये 25वां शीतकालीन ओलंपिक है जो इटली के मिलान और कोर्टिना में संपन्न हुआ। जबकि 26वां जो है संपन्न कहाँ हो रहा है? शीतकालीन ओलंपिक फ्रांस में संपन्न हो रहा है। उसके बाद विज्ञान और प्रौद्योगिकी की बात किया जाए तो आई लिव कनेक्ट विश्व का पहला डॉक्टर संचालित एआई हेल्थ केयर इकोसिस्टम है। तो आई लिव कनेक्ट विश्व का पहला डॉक्टर संचालित एआई हेल्थ केयर इकोसिस्टम है। भारत ने रेटिनल रोगों के उपचार के लिए जाइडस लाइफ साइंसेज ने एनिरा नामक स्वदेशी बायोसिमिलर दवा लॉन्च की है। तो यहाँ पे देखिए भारत ने एक आँख के रोग रेटिनल रोग के लिए उपचार के लिए जाइडस लाइफ साइंसेज ने एनिरा नामक एक स्वदेशी दवा लॉन्च की है, बायोसिमिलर दवा लॉन्च की है। तो इसको याद रखिएगा। उसके बाद आगे दिया गया है बायोसिमिलर वैसी दवा है जो जीवित कोशिका जैसे बैक्टीरिया, ईस्ट सेल से बनाए जाते हैं। उसके बाद गैलेक्स आई भारत का पहला निजी सैटेलाइट ऑपरेटर बन गया, जिसका अर्थ ऑब्जर्वेशन, डाटा की मार्केटिंग और रीसेलिंग न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड द्वारा की जाएगी। अब यहाँ पे देखिए गैलेक्स आई भारत का पहला निजी सैटेलाइट ऑपरेटर बन गया है, जिसका अर्थ ऑब्जर्वेशन, डाटा की मार्केटिंग और रीसेलिंग किसके द्वारा की जाएगी? तो न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड द्वारा की जाएगी।
उसके बाद है IN स्पेस ने सैटेलाइट बस एज ए सर्विस पहल के लिए 3 भारतीय स्टार्टअप का चयन किया गया है। तो यहाँ पे INS स्पेस ने सैटेलाइट बस इज ए सर्विस पहल के लिए 3 भारतीय स्टार्टअप का चयन किया है। कौन कौन है? तो पहला है ध्रुव स्पेस, दूसरा है अजिस्टा इंडस्ट्री, तीसरा है कौन? एस्ट्रोम टेक्नोलॉजी। उसके बाद आगे देखा जाए, आगे यहाँ पे दिया गया है टाइम्स वार्ड्स हाल ही में खोजा गया एक सुपरनोवा है। तो टाइम्स वार्ड क्या है? तो एक सुपरनोवा है। भारत का पहला नेशनल बायो बैंक लॉन्च किया गया है। तो भारत का पहला नेशनल बायो बैंक लॉन्च किया गया है 6 राज्य और 2 केंद्र शासित प्रदेश में के 28 संस्थानों के शोधकर्ताओं शामिल है। तो भारत का पहला नेशनल बायो बैंक लॉन्च किया गया है 6 राज्य और 2 केंद्र शासित प्रदेश में। बोधन AI शिक्षा मंत्री ने IIT मद्रास में 500 करोड़ के बजट से भारत एडू AI अटैक विकसित करने के लिए लॉन्च किया गया है। तो किसके लिए लॉन्च किया गया है बोधन AI? तो शिक्षा मंत्री ने IIT मद्रास में 500 करोड़ की बजट से भारत एडू AI अटैक विकसित करने के लिए लॉन्च किया गया है। तो बोधन AI। उसके बाद यहाँ पे देखिए ASAC अर्जुन यात्रियों के सुरक्षा के लिए रेलवे ने विशाखापट्टनम रेलवे स्टेशन पर ASAC अर्जुन नामक एक ह्यूमैनॉइड रोबोट लॉन्च किया है। तो यहाँ पे देखिए ASAC अर्जुन यात्रियों की सुरक्षा के लिए भारतीय रेलवे ने विशाखापट्टनम रेलवे स्टेशन पर ASAC अर्जुन नामक एक ह्यूमैनॉइड रोबोट लॉन्च किए हैं। उसके बाद आगे यहाँ पे देखिए भारत के पहले AI सक्षम राज्य विश्वविद्यालय पायलट प्रोजेक्ट की घोषणा चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय मेरठ में की गई है। तो भारत के पहले AI सक्षम राज्य विश्वविद्यालय पायलट प्रोजेक्ट की घोषणा चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय मेरठ में की गई है। पर्यावरण अगर पारिस्थितिक की बात किया जाए तो नागालैंड की संगतम जनजाति ने पेंगोलिन संरक्षण के लिए उनके शिकार और तस्करी पर प्रतिबंध का निर्णय लिया है। तो यहाँ पे नागालैंड के संगतम जनजाति ने पेंगोलिन संरक्षण के लिए उनके शिकार और तस्करी पर प्रतिबंध लगाने का निर्णय लिया है। भारत के पेंगोलिन IUCN के अनुसार इंडेंजर संकटग्रस्त, अब देखिए इंडेंजर संकटग्रस्त किसको कहा जाता है? जिसकी प्रजाति क्या हुआ? विलुप्त होते जा रहा है। उसके बाद देखिए यहाँ पे दिया गया है हॉर्नबिल के संरक्षण के लिए छत्तीसगढ़ वन विभाग ने सीता नदी टाइगर रिजर्व में हॉर्नबिल रेस्टोरेंट बनाएगा। तो यहाँ पे हॉर्नबिल संरक्षण के लिए छत्तीसगढ़ वन विभाग ने सीता नदी टाइगर रिजर्व में हॉर्नबिल रेस्टोरेंट बनाएगा। वल्चर रेस्टोरेंट कहाँ है? तो इंद्रावती नेशनल पार्क में है। हॉर्नबिल IUCN नियर ट्रस्टेड। उसके बाद आगे यहाँ पे देखिए, आगे यहाँ दिया गया है खेती के माध्यम से उगाए गए औषधि पौधे के लिए राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण ने उत्पत्ति प्रमाण पत्र पोर्टल प्रारंभ किया है। तो खेती के माध्यम से उगाए गए औषधि पौधे के लिए राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण ने उत्पत्ति प्रमाण पत्र पोर्टल प्रारंभ किए। उसके बाद देखिए यहाँ दिया गया है आगे राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण जैव विविधता अधिनियम 2023 के तहत स्थापित किया गया 2003 में, जिसका हेडक्वार्टर क्या है? चेन्नई में है। जिसके एक अध्यक्ष 10 पदेन सदस्य 5 गैर सरकारी संगठन। तो यहाँ पे दिया गया जो है, तो इसको याद रखिए कि औषधि पौधे के लिए राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण ने उत्पत्ति प्रमाण पत्र पोर्टल प्रारंभ किए हैं। राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण जैव विविधता अधिनियम 2003 के तहत 2003 में स्थापित किया गया, जिसका क्या है? हेडक्वार्टर चेन्नई में है, जिसमें एक अध्यक्ष 10 पदेन सदस्य होते हैं, 5 गैर सरकारी सदस्य होते हैं। उसके बाद आगे देखिए
नवधर वन्य जीव अभ्यारण्य कहाँ है? तो उत्तराखंड में है। नवधर वन्य जीव अभ्यारण्य कहाँ है? तो उत्तराखंड में है। देश का पहला ओपन सी फिश फार्मिंग प्रोजेक्ट अंडमान सागर के नॉर्थ वे श्री विजयपुरम में प्रारंभ किया गया था। तो देश का पहला ओपन सी फिश फार्मिंग प्रोजेक्ट अंडमान सागर के नॉर्थ वे श्री विजयपुरम में प्रारंभ किया गया है। उसके बाद जो है स्वच्छता पखवाड़ा पुरस्कार 2025 में प्रथम पुरस्कार पारादीप बंदरगाह प्राधिकरण को सम्मानित किया गया है। तो स्वच्छता पखवाड़ा पुरस्कार 2025 में प्रथम पुरस्कार से पारादीप बंदरगाह प्राधिकरण को सम्मानित किया गया है। उसके बाद आगे देखिए, आगे जो दिया गया है, भारतीय राष्ट्रीय महासागर सूचना एवं सेवा केंद्र ने अंडमान निकोबार में स्वराज द्वीप के किनारे अपनी तरह का पहला क्षेत्रीय सेवा केंद्र स्थापित करने का निर्णय लिया गया है। तो यहाँ पे दिया गया है कि भारतीय राष्ट्रीय महासागर सूचना एवं सेवा केंद्र ने अंडमान निकोबार में स्वराज द्वीप के किनारे अपनी तरह का पहला क्षेत्रीय सेवा केंद्र स्थापित करने का निर्णय लिया गया है। तो यहाँ से चलिए, ये अप्रैल 2026 का प्रतियोगिता दर्पण संपन्न होता है। जो लोग को पीडीएफ लेना है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके वहाँ से पीडीएफ को डाउनलोड कर लेंगे, और जो लोग वीडियो देखेंगे वो सब्सक्राइब भी कर देंगे। तो थैंक यू वॉचिंग फॉर दिस वीडियो।